प्रगढ़ अधिमान सिद्धांत से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से सैमुअल्सन ने बताया कि उपभोक्ता के व्यवहार में संगतता होती है, अर्थात यदि वह किसी स्थिति में ए को पसंद करता है बी की तुलना में, तो जब भी उसको ए और बी मिलेंगे वो ए को ही पसंद करेगा बी की तुलना में, कभी भी बी को पसंद नहीं करेगा ए की तुलना में। दूसरी चीज उन्होंने ये बताई थी कि उपभोक्ता के व्यवहार में संगतता होती है, सकर्मकता होती है। सकर्मकता का मतलब यदि वो ए को पसंद करता है बी की तुलना में और बी को पसंद करता है कि सी की तुलना में, तो यदि उसको ए और सी ऑप्शन दिए जाएंगे तो वह ए को पसंद करेगा, सी को पसंद नहीं करेगा। इन मान्यताओं के आधार पर उन्होंने मांग वक्र, जो मांग के नियम है, उसका विश्लेषण किया था और सैमुअल्सन ने बहुत क्लियर रूप से बताया था कि यदि किसी वस्तु की कीमत कम होती है, कीमत कम होने के बाद उपभोक्ता को जो मौद्रिक फायदा होता है, यदि उससे क्षतिपूर्ति के रूप में वह ले लिया जाए, तो उपभोक्ता के पास ऑप्शन ही यही होता है कि वह एक्स वस्तु की प्रतिस्थापन प्रभाव के माध्यम से अधिक मात्रा खरीदे। तो आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि किस प्रकार से सैमुअल्सन के द्वारा मांग वक्र की जो मांग का नियम है उसकी व्याख्या बिना किसी मान्यता के की गई। तो मान लीजिए, देखिए फर्स्ट स्थिति है, मान लीजिए उपभोक्ता की बजट रेखा ए बी है। इस ए बी बजट रेखा के पी बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में है। पी बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में, इसका मतलब इस बजट रेखा के किसी बिंदु या बजट रेखा के किसी अन्य अंदर स्थित किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता को उतनी संतुष्टि नहीं मिल रही है जितनी कि पी बिंदु पर मिल रही है। इसलिए उपभोक्ता, जो पी बिंदु पर उपभोक्ता का संतुलन है, ये उसके अधिमान को बताता है, उसके चयन को बताता है कि इसका मतलब है पी की तुलना में अगर इसको कोई क्यू मिल रहा है, आर मिल रहा है, एस मिल रहा है, तो ये इन सारे बिंदुओं को पसंद नहीं करता है। इन क्यू बिंदु, आर बिंदु और एस बिंदु की तुलना में उपभोक्ता को पी बिंदु पर ज्यादा संतुष्टि मिल रही है। अब मान लीजिए एक्स वस्तु ये जो है, ये एक्स वस्तु है, ये वाई वस्तु है और उपभोक्ता वाई इतनी ले रहा है, एक्स इतनी ले रहा है। अब देखिए, अगर एक्स वस्तु सस्ती हो जाती है तो उपभोक्ता IC2, इसका उपभोक्ता का जो वक्र है बजट रेखा ए बी डैश हो जाएगी और नई परिस्थिति में उपभोक्ता आर बिंदु पर आना चाहता, मान लीजिए टी बिंदु पर संतुलन है। अब यदि उपभोक्ता के इनकम में, देखिए प्रारंभिक संतुलन उपभोक्ता का, प्रारंभिक बजट रेखा उपभोक्ता की ए बी है, इस ए बी बजट रेखा के आर बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में है, पी बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में है और पी बिंदु पर संतुलन में है, तो यह बताता है कि उपभोक्ता को जो अन्य सारे संयोग है उस पी बिंदु के अन्य सभी संयोग है, चाहे एस संयोग है, चाहे क्यू संयोग है, चाहे आर संयोग है, उनकी तुलना में उपभोक्ता पी को प्रेफरेंस देता है। अब एक्स वस्तु सस्ती हो जाती है तो इसकी बजट रेखा ए बी से हो जाती है ए बी डैश और नई परिस्थिति में उपभोक्ता पी बिंदु पर संतुलन में होता है। अब चूंकि एक्स वस्तु की कीमत कम होने से उपभोक्ता की मौद्रिक आय बढ़ जाती है, उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है, तो उपभोक्ता को उसी संतुष्टि के स्तर पर बनाए रखने के लिए हम यदि उसकी आय में इतनी कटौती करें कि यह वापस पी बिंदु पर आने के लिए मजबूर हो जाए, तो नई परिस्थिति में इसकी बजट रेखा ऐसी हो जाती है। यह बजट रेखा हो जाती ए डबल डैश बी डबल डैश। अब इस बजट रेखा में उपभोक्ता इन बिंदुओं पर नहीं जाएगा क्योंकि इसको पहले से अवेलेबल थे। वापस समझिए, उपभोक्ता ए डबल डैश पी में से कहीं नहीं जाएगा क्योंकि ये इसको पहले से अवेलेबल थे, एस पर नहीं जाएगा, क्यू पर नहीं जाएगा, आर पर नहीं जाएगा, पी बी रेखा पर भी नहीं जाएगा क्योंकि ये सबसे पहले इसको पहले से ही अवेलेबल थे। क्योंकि एक्स वस्तु सस्ती हुई है तो उपभोक्ता को एक्स वस्तु सस्ती होने की वजह से ये वाई से साधन निकालकर एक्स वस्तु पर लगाना चाहता है और पहले ये टी पर चला गया था, टी से इसकी आय में कटौती करके अब इसकी बजट रेखा ए डबल डैश बी डबल डैश हो गई। तो नई परिस्थिति में उपभोक्ता ये छायांकित भाग में कहीं जा सकता है, ये पी बी बी डबल डैश पे जा सकता है। देखिए इस रेखा पर नहीं जाएगा क्योंकि हमने पहले कहा कि उपभोक्ता का चयन उसकी प्राथमिकता को बताता है। एक बार उपभोक्ता ने चयन कर लिया तो वह उसका व्यवहार संगत होता है, अर्थात
इसको पहले से ही पीबी अवेलेबल था, पर इसने ये पीबी से जो भी सारे बिंदु थे ये उसको पहले से उपलब्ध थे, पर इसने इन सारे बिंदु की तुलना में पी को पसंद किया था। तो नई परिस्थिति में उपभोक्ता इस रेखा पर नहीं जाएगा, अंदर नहीं जा सकता है क्योंकि पहले से अवेलेबल थे। पी डबल डैश पर भी नहीं जाएगा क्योंकि ये भी इसको सारे बिंदु अवेलेबल थे। तो नई परिस्थिति में ये पी बी डैश के इस छायांकित भाग पर जा सकता है और y वस्तु से साधन निकालकर x वस्तु में प्रतिस्थापित कर सकता है। और छायांकित भाग पर कहीं पर भी उपभोक्ता जाता है तो पहले x वस्तु की मात्रा खरीद रहा था x1, अब कहीं पर भी जाता है तो x वस्तु की अधिक मात्रा खरीदेगा, जो ये बताता है कि यदि किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता उस वस्तु की मात्रा अधिक खरीदेगा। हमने चूंकि इसकी आय में क्षतिपूरक कटौती कर ली है तो ये आय प्रभाव की वजह से नहीं, केवल प्रतिस्थापन प्रभाव की वजह से वस्तु की मात्रा ज्यादा खरीदेगा। यानी ये y वस्तु से साधन निकालेगा, y वस्तु से पैसा निकालकर x वस्तु में लगाएगा। तो यहाँ देखिए x वस्तु सस्ती होने पर इसके पास जाने का ऑप्शन ही यही है और इस छायांकित भाग में कहीं पर भी जाएगा तो x वस्तु पहले की तुलना में अधिक मात्रा में खरीदेगा। तो बिना किसी मान्यता के सैमुअल्सन ने यह सिद्ध किया कि यदि x वस्तु किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता उसकी मात्रा अधिक ही खरीदेगा। अब हम देखिए, अगर x वस्तु की कीमत को बढ़ाते हैं तो देखिए किस स्थिति में होता है। अब x वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर क्या होता है ये देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि सैमुअल्सन ने किस प्रकार से मांग वक्र की पुनर्व्याख्या की थी। कीमत में वृद्धि होने पर यहां देखिए, मान लीजिए पहले उपभोक्ता की बजट रेखा थी ए बी। इस ए बी बजट रेखा के उपभोक्ता पी बिंदु पर संतुलन में होता है। यानी पी बिंदु पर संतुलन में होता है तो इसका मतलब आर से भी अच्छा लग रहा है, क्यू से भी अच्छा लग रहा है, एस से भी अच्छा लग रहा है। मान लीजिए प्रारंभ में उपभोक्ता की बजट रेखा ए बी है। इस ए बी बजट रेखा के पी बिंदु पर संतुलन में पी बिंदु पर उपभोक्ता का चयन बताता है कि उपभोक्ता को पी बिंदु पर जो संयोग है एक्स और वाई वस्तु के, वो आर बिंदु पर संयोग, एस बिंदु पर संयोग और क्यू बिंदु पर जो एक्स और वाई वस्तु के संयोग है, उनकी तुलना में पी बिंदु पर जो एक्स और वाई वस्तु के संयोग है वह उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि प्रदान करते हैं। इसलिए उपभोक्ता उस बिंदु पर रहना चाहता है, पी बिंदु पर। अब यदि x वस्तु महंगी हो जाती है तो उपभोक्ता पहले की तुलना में x वस्तु कम खरीद पाएगा और इसकी बजट रेखा ए बी डैश हो जाएगी। और नई परिस्थिति में हो सकता है उपभोक्ता s बिंदु पर आ जाए या किसी और बिंदु पर आ जाए। तो x देखिए, नई परिस्थिति में मान लीजिए ये जो उपभोक्ता है वो किसी भी बिंदु पर आता है। अब देखिए, चूंकि x वस्तु की कीमत बढ़ी है, कीमत बढ़ने से उपभोक्ता की संतुष्टि गिरी है, तो उपभोक्ता की आय में इतनी वृद्धि कर दी जाए कि नई परिस्थिति में ये वापस चाहे तो पी बिंदु को प्राप्त कर ले। तो ये देखिए, आय में वृद्धि के बाद इसकी ये जो बजट रेखा है वो ये हो जाएगी ए डबल डैश बी डबल डैश। अब देखिए, अब इसका संयोग है, अब इसको मिल सकता है ओ ए डबल डैश बी डबल डैश, ये इसका चयन का है। अब देखिए, ये इस रेखा पर नहीं जाएगा क्योंकि ये रेखा इसको पहले से ही अवेलेबल थी। अगर इसको पसंद होती तो ये ले लेता। ये एस बिंदु पर नहीं जाएगा क्योंकि पहले से अवेलेबल था। क्यू पर नहीं जाएगा क्योंकि पहले से, देखो ये वाला क्षेत्र है उसको पहले से अवेलेबल था क्योंकि इसके, देखिए अब नया क्षेत्र पी ए रेखा पर भी नहीं जाएगा क्योंकि पी ए रेखा इसको पहले से ही अवेलेबल थी और उसने उसको नहीं सेलेक्ट किया था। तो नई परिस्थिति में ए डबल डैश पी पर जा सकता है या इस छायांकित भाग के किसी बिंदु पर जा सकता है। अब देखिए, वापस समझिए, पहले उपभोक्ता की बजट लाइन ए बी थी, इसके पी बिंदु पर संतुलन में था। यानी ये सारे इस जो त्रिभुज है ओ ए बी, इनके सारे संयोगों की तुलना में इसको पी वाला संयोग अच्छा लगता था। अब एक्स वस्तु महंगी हो गई तो इसकी बजट रेखा अंदर की तरफ शिफ्ट होकर ए बी डैश हो जाती है और नई परिस्थिति में ये हो सकता है किसी अन्य बिंदु पर संतुलन में हो। पर यदि उपभोक्ता की आय में इतनी वृद्धि कर दी जाए, क्षतिपूरक आय में तुल्य मूल्य परिवर्तन किया जाए, तो नई इसकी बजट रेखा हो जाती है ए डबल डैश बी डबल डैश।
अब इसका चयन का क्षेत्र हो जाता है ए डबल डैश ओ बी डबल डैश, यानी ये जो त्रिभुज है इसमें से ये चयन कर सकता है, पर इसमें से ये वाला जो त्रिभुज का एरिया है ये इसके पास पहले से ही अवेलेबल था और उस समय इसने रिजेक्ट किया था। तो नई परिस्थिति में ये जो क्षेत्र है, जो छायांकित क्षेत्र है, इनमें से कहीं जा सकता है। उसमें से भी ये एपी रेखा पर नहीं जाएगा क्योंकि एपी रेखा उसको पहले से अवेलेबल थी, उसकी बजट में थी, पर उसने उसको सेलेक्ट नहीं किया था। तो इस छायांकित भाग में या इस रेखा पर कहीं जा सकता है, और कहीं पर भी जाएगा तो इसमें से एक्स वस्तु पहले की तुलना में ये क्या लेगा, कम लेगा, जो ये बताता है कि कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता एक्स वस्तु की मात्रा कम खरीदता है। तो देखिए इस सिद्धांत में हमने बिना किसी कोई मान्यता के माने सैमुअल्सन के द्वारा यह सिद्ध कर दिया गया कि यदि एक्स वस्तु सस्ती होगी तो उपभोक्ता के पास और कोई विकल्प ही नहीं है, वह प्रतिस्थापन प्रभाव के चलते एक्स वस्तु पहले की तुलना में अधिक खरीदेगा। और यदि एक्स वस्तु महंगी हो जाती है और उपभोक्ता की आय में तुल्य मूल्य परिवर्तन कर दिया जाता है, यानी उसकी उपभोक्ता की आय में इतना परिवर्तन कर दिया जाता है कि जितना एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि से जो उसको मौद्रिक नुकसान हुआ उसकी भरपाई उसको कर दी जाती है, तो भी नई परिस्थिति में चूंकि उसको एक्स वस्तु सस्ती महंगी लगती है इसलिए एक्स वस्तु की कम मात्रा खरीदेगा, उसकी जगह वाई वस्तु की अधिक मात्रा खरीदेगा। तो बिना किसी मान्यता के सैमुअल्सन के द्वारा यह सिद्ध किया गया कि एक्स वस्तु सस्ती होने पर उपभोक्ता उसकी अधिक मात्रा लेगा और एक्स वस्तु महंगी होगी तो उपभोक्ता उसकी कम मात्रा लेगा। इसी कारण से सैमुअल्सन का जो प्रकट अधिमान सिद्धांत है वह बहुत अच्छा और श्रेष्ठ सिद्धांत मांग के नियम के रूप में माना जाता है, जिसमें न तो तटस्थ वक्र की तरह कुछ मान्यताएं माननी है, न ही उपयोगिता को मापनीय मानकर मार्शल के मांग वक्र की तरह इसको मानने की जरूरत है। तो मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से सैमुअल्सन के द्वारा मांग वक्र की व्याख्या अपने सिद्धांत प्रकट अधिमान सिद्धांत में की गई। नेक्स्ट वीडियो में हम तटस्थ वक्र की उन्नतोत्तरता को जो सैमुअल्सन ने प्रूव किया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।